दोस्तों, किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में नॉलेज लेना या फिर किसी चीज के बारे में जानकारी होना इज वेरी कॉमन। ऑलमोस्ट ये हर कोई कर ही लेता है। जैसे कि अगर आप किसी से भी पूछो कि बिजनेस क्या होता है तो कोई भी आपको उसकी डेफिनेशन आसानी से बता देगा, लेकिन बिजनेस कैसे होता है अगर आप ये किसी से पूछो तो इस बात का जवाब बहुत ही गिने चुने या फिर इक्का दुक्का लोग ही दे पाएंगे। और यहीं पे मैक्सिमम लोग लैग करते हैं। क्या करना है सबको मालूम है, लेकिन कैसे करना है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। और यही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे कि इन्वेस्टिंग क्या होती है सब जानते हैं, लेकिन कैसे होती है वेरी फ्यू नोज। वैसे ही मल्टीबैगर स्टॉक से कैसे पैसे मल्टीप्लाई होते हैं आप में से कई सारे लोग जानते होंगे। इनफैक्ट इसे हमने भी अपनी कई सारी वीडियोस में कवर किया है। लेकिन ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक्स को ढूंढे कैसे, ये एक रियल चैलेंज है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इसी चैलेंज को दूर करेंगे। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम मल्टीबैगर स्टॉक्स को ढूंढ के और उनमें इन्वेस्ट करके अच्छी खासी वेल्थ बना सकते हैं। और ये हम वॉरेन बफेट की एक स्पीच में बताई गई 2 स्टोरीज से सीखेंगे, जिससे हमें समझने में काफी आसानी होगी। तो बिना किसी फर्दर डिले के सीधे फर्स्ट स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये स्टोरी है एक फ्रेंच लेडी की जिसका नाम था रोज ब्लमकिन। रोज ने 40 साल की उम्र में मात्र $2500 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ एक बिजनेस स्टार्ट किया, जिसे कि उसने आगे चल के $multi-million डॉलर्स में सेल किया। रोज 1917 में अमेरिका में आई। रोज जब अमेरिका आई तो उन्हें इंग्लिश का एक सिंगल वर्ड तक नहीं आता था। करीब 2 साल अमेरिका में बिताने के बाद भी वो इंग्लिश सीख ही नहीं पाई और खुद को बहुत डम समझती थी। फिर रोज और उसके हस्बैंड ने ओमाहा में शिफ्ट कर लिया और वहां रशियन ज्यूइश की एक कॉलोनी में रहने लगे। फिर जब रोज की बड़ी बेटी ने स्कूल जाना शुरू किया तब रोज ने थोड़ी बहुत इंग्लिश सीखना शुरू किया। कई सालों तक यूं ही चलता रहा। उसने कई छोटे मोटे काम भी किए, जैसे कि यूज कपड़ों को बेचने जैसे काम। लगभग 20 साल उसने यही किया और 1937 तक उसने $2500 सेव कर लिए। उसके बाद वो शिकागो गई और उसने वहां उन $2500 से कुछ फर्नीचर खरीदा। रोज का हमेशा से एक ड्रीम था कि वो अपना एक फर्नीचर स्टोर खोले। एक ऐसी लेडी जो कि जब अमेरिका में आई तो उसे इंग्लिश का एक सिंगल वर्ड तक नहीं आता था, जो कि कभी स्कूल तक नहीं गई थी। उसने बस $2500 में अमेरिका का वन ऑफ द बेस्ट फर्नीचर स्टोर नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट बनाया, जिसे कि उसने वॉरेन बफेट की ही कंपनी को 1983 में अप्रोक्सीमेटली $60 मिलियन में सेल कर दिया, जो कि करंटली बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस कर रहा है। तो दोस्तों, सोचने वाली बात यहाँ ये है कि आखिर मिसिज रोज ब्लमकिन इतना बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कैसे कर पाई। उन्होंने ऐसा क्या अलग किया जो कोई और नहीं कर पाया। क्या सच में कुछ ऐसा अलग होता है जो बिजनेसेस को सक्सेसफुल बनाता है? तो दोस्तों, जवाब है हाँ। सक्सेसफुल बिजनेसेस की कुछ क्वालिटीज होती हैं जो कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले अगर हम भी जान पाए तो हम भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। रोज ब्लमकिन की सक्सेस का राज और उनकी स्टोरी से और जितनी भी इनसाइट्स हैं हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम जल्दी से सेकंड स्टोरी को भी कवर कर लेते हैं। फिर दोनों की लर्निंग्स को एक साथ कंबाइन करके कुछ वैल्यूएबल निकालने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सेकंड स्टोरी है एक अमेरिकन बिजनेसमैन की जिसने भी 40 साल की एज में बिजनेस शुरू किया और आज उसकी कंपनी अपने फील्ड की टॉप कंपनीज में से एक है। इस बिजनेसमैन का नाम था जैक टेलर। जैक का जन्म हुआ 1922 में, जो कि अमेरिका के मिड वेस्ट में रहता था। जैक की भी स्कूलिंग कुछ खास नहीं रही क्योंकि उसे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए उसने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही ड्रॉप आउट कर लिया। लेकिन आप शायद जान के हैरान होंगे कि एक कॉलेज ड्रॉप आउट की कंपनी आज यूनाइटेड स्टेट्स में हर साल उतने कॉलेज ग्रेजुएट्स को हायर करती है जितना और कोई कंपनी नहीं करती। जैक ने जब कॉलेज से ड्रॉप आउट किया तब समय था 1941 का। फिर जब यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी पर हमला हुआ तो उसने आर्मी एयरफोर्स को ज्वाइन करने का सोचा, लेकिन हे फीवर की वजह से आर्मी ने उसे नहीं रखा। देन उसने नेवी के लिए ट्राई किया एंड उसकी सिलेक्शन यूएस नेवी में हो गई। कुछ साल नेवी में सर्व करने के बाद वो वापस मिड वेस्ट में आ गया और जब वो वापस आया उस समय वो शायद 23 से 24 साल का रहा होगा। उसके बाद जैक ने कई छोटे मोटे काम किए, लेकिन कभी किसी एक काम पे टिक के नहीं रहा। हमेशा एक काम से दूसरे काम में स्विच करता रहा। देन वो फाइनली एक कार सेल्समैन बन गया कैडिलैक कार कंपनी के डीलरशिप में। कई साल, लगभग 10 साल उस कंपनी की सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के बाद 35 की एज में उसने अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा और अपने बॉस से कहा कि क्या मैं तुम्हारे साथ कार लीजिंग के बिजनेस में आ सकता हूँ। बॉस ने कहा कि ठीक है, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी सैलरी को आधा करना होगा और तुम्हें $25,000 भी देने होंगे, तब हम पार्टनरशिप कर सकते हैं। सो जैक ने 35 की उम्र में अपना पहला वेंचर स्टार्ट किया कार लीजिंग का और उसके पास बस 7 कार्स ही थी। उसने बिजनेस पे काफी मेहनत करी बट अनफॉर्चुनेटली उसका पहला वेंचर इतना खास नहीं कर पाया और उसने उसे क्लोज कर दिया। देन एट एज 40 उसने अपना सेकंड बिजनेस शुरू किया और इस बार वो सीधा बहुत बड़ी कंपनी के साथ कंपटीशन में उतर गया। उसने कार रेंटल बिजनेस में एंटर किया जिसमें पहले से ही हर्ट्ज, एवस और उसके जैसी दर्जनों कार रेंटल कंपनीज रूल कर रही थी। उसने बस 17 कार से शुरू किया, जबकि उसके कंपटीटर्स के पास सैकड़ों कारें थी और वो 17 कार्स भी कोई डिफरेंट नहीं थी। वही आम कार्स थी जो अमूमन अमेरिका में उस समय चलती थी, जैसे कि फोर्ड, जनरल मोटर्स और क्रिसलर।
जैक को एयरपोर्ट लोकेशन भी नहीं मिल पाई क्योंकि उसके कंपटीटर्स ने पहले से ही वहां पे अपनी जगह बना रखी थी। लेकिन जैक की स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन ने उसे कभी निराश नहीं होने दिया और ना ही कभी हार मानने दिया। उसने कंपनी स्टार्ट कर दी और वो अपने कस्टमर्स को कुछ अलग कार्स तो ऑफर नहीं कर सकता था, लेकिन उसने उन्हें इतना फ्रेंडलियर एक्सपीरियंस देना स्टार्ट किया कि जैसा उन्होंने कभी पहले देखा ही नहीं था। एंड जब जैक की डेथ हुई 94 साल की एज में, तो उस समय उसकी कंपनी के पास इतनी कार्स थी जितनी हर्ट्ज, एवर्स और बाकी सभी कंपनीज की कार्स कंबाइन करके भी नहीं थी। अब उनकी 4th जनरेशन भी कंपनी में काम कर रही है। तो दोस्तों, ये है पावर अच्छे बिजनेस की। अच्छे बिजनेसेस कई सदियों तक चलते हैं और बिजनेस ओनर्स को तो फॉर्चून बना के देते ही हैं, लेकिन साथ ही ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने वाले भी बहुत अच्छे वेल्थ बनाते हैं। तो दोस्तों, अब इन दोनों ही स्टोरीज में से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स को देख लेते हैं जिनको आप अपने इन्वेस्टमेंट में अप्लाई करके अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज डिस्कवर कर सकते हैं। सो लेसन नंबर 1 है, ऐसे बिजनेसेस को फाइंड करो जिनकी मैनेजमेंट पैशनेट हो और अपने काम के प्रति डिटर्मिन्ड हो। ये बात दोनों ही स्टोरीज में कॉमन है कि दोनों के ही ओनर्स काबिल थे और कंपनीज के प्रति फॉर्मली डिटर्मिन्ड थे। कंपनी को आगे ले जाना ही उनकी लाइफ का सबसे बड़ा गोल था। किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए सबसे बड़ा हाथ मैनेजमेंट का ही होता है और अनफॉर्चुनेटली डुबाने में भी। अगर मैनेजमेंट एफिशिएंट नहीं होगी तो अच्छे से अच्छे बिजनेस मॉडल भी फेल हो सकते हैं। वहीं एक एवरेज से बिजनेस मॉडल वाली कंपनी को भी एक एफिशिएंट मैनेजमेंट बुलंदियों तक पहुंचा सकती है। इसलिए जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो कंपनी का मैनेजमेंट एनालिसिस जरूर करें, और ऐसा आप कर सकते हैं उनके इंटरव्यू सुन के और पास्ट में उनकी परफॉर्मेंस को देख के। अगर वो लगातार अपनी कमिटमेंट पे खरा उतर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि वो एक एफिशिएंट मैनेजमेंट वाली कंपनी है। मैनेजमेंट ने पास्ट में क्या कमिटमेंट करी थी और वो उसे फुलफिल कर रही है या नहीं, इसके लिए आपको कंपनीज की पुरानी एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ना होगा, जो कि आपको किसी स्क्रीनर वेबसाइट या फिर कंपनी की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल सकती है। दोस्तों, सेकंड लेसन है, आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स लेने के लिए किसी एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम करने वाली कंपनीज को ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल बिजनेसेस से भी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। इनफैक्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर्स ऑफ ऑल टाइम पीटर लिंच तो बोरिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करना बहुत पसंद करते थे। उनके अकॉर्डिंग जिन कंपनीज के नाम बोरिंग होते हैं या जिनके ऑपरेशंस बोरिंग होते हैं और ऐसी कंपनीज जिनमें ज्यादा थ्रिल या एक्साइटमेंट नहीं होती, ऐसे बिजनेसेस ग्रेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं। जैसे कि आपने दोनों स्टोरीज में देखा कि रोज ब्लम्किन और जैक टेलर दोनों ने ही कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनी शुरू नहीं करी थी। एक ने सिंपली फर्नीचर स्टोर का बिजनेस खोला और दूसरे ने एक सिंपल सा कार रेंट पे देने का बिजनेस खोला। दोनों ही बिजनेसेस एकदम सिंपल हैं और इन्हें एक छोटा सा बच्चा भी आसानी से समझ सकता है, लेकिन स्टिल दोनों ही $multi-million के बिजनेस बने। इसीलिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग पीटर लिंच एंड वॉरेन बफे सिंप्लिसिटी को किसी भी कंपनी की सक्सेस की की मानते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि सिंपल बिजनेसेस को कॉपी करना तो बहुत आसान होता होगा, तो फिर ऐसे में बिजनेसेस सर्वाइव कैसे करेंगे? तो इसका जवाब है बिजनेस मोड। बिजनेस मोड क्या होता है ये हम किसी और वीडियो में डिटेल से समझेंगे, लेकिन फिलहाल आप मोड का सीधा मतलब ये समझ लीजिए कि ये कंपनी की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होती है, यानी कि कंपनी में कुछ ऐसा खास जो किसी दूसरी कंपनी में ना हो या फिर जिसे कॉपी करना बहुत ही मुश्किल हो। और इस एडवांटेज को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से समझेंगे। फिलहाल आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको अभी तक ये 2 लेसन क्लियर हुए या फिर नहीं। अब थर्ड लेसन की तरफ बढ़ते हैं, जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। किसी भी कंपनी को सर्वाइव करने के लिए उसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का होना बहुत जरूरी होता है, चाहे फिर वो एडवांटेज प्राइस का हो या ब्रांड वैल्यू का हो या फिर किसी और चीज का हो। जैसे कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक खरीदने के लिए किसी शॉप पे जाते हो और शॉपकीपर आपको 2 ब्रांड्स की कोल्ड ड्रिंक देता है, जिनमें से एक है कोका कोला ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक और दूसरी किसी लोकल अननोन ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक है, तो आप कौन सी खरीदोगे? ऑब्वियसली कोका कोला, राइट? व्हाई? बिकॉज कोका कोला की ब्रांडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हम सब इस पे आंखें बंद करके ट्रस्ट करते हैं। एंड बिकॉज बेवरेजेस को हम कंज्यूम करते हैं तो हम इस बात का भी पूरा ध्यान रखते हैं कि हम कोई हेल्थ को खराब करने वाली चीज को कंज्यूम ना कर लें। वैसे वो अलग बात है कि कोका कोला भी हेल्दी नहीं होती, लेकिन स्टिल क्योंकि हमें इस पे ज्यादा ट्रस्ट है देन सम XYZ ब्रांड, तो हम कोका कोला को ही कंसीडर करेंगे। ये एक एग्जांपल है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का। किसी भी सक्सेसफुल कंपनी के पास ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यानी मोट होता ही है और इसे आपको खुद समझना पड़ता है, ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं होता। और रोज और जैक के बिजनेसेस में ये एडवांटेज था कस्टमर डिलाइटनेस का, यानी कि जब भी कोई कस्टमर उनके स्टोर पे विजिट करता तो वो उन्हें इतना स्पेशल फील करवाते कि कस्टमर किसी और के पास जाने की सोच ही नहीं पाता। दोस्तों, इस बात को तो आप भी मानते होंगे कि जब आप किसी स्टोर या किसी शॉप में कुछ खरीदने के लिए जाते हो तो वहां पे किस तरह से आपको ट्रीट किया जाता है, सबसे ज्यादा यही आपके ध्यान में रहता है। अगर किसी शॉप पे सस्ता सामान भी मिलता है लेकिन वहां के एम्प्लॉयज कस्टमर से सीधे मुंह बात भी नहीं करते, तो ऐसी शॉप पे कोई क्यों जाएगा? वहीं किसी ऐसी शॉप पे जहां प्राइसेस शायद थोड़े हाई भी हों लेकिन वहां पे कस्टमर्स के साथ राजाओं की तरह ट्रीट किया जाए तो ज्यादा चांसेस हैं कि लोग बार बार वहां ही जाना पसंद करेंगे। और एट लास्ट एक बिजनेस कस्टमर्स ही होते हैं।
कस्टमर्स नहीं तो बिजनेस भी नहीं। इसीलिए वॉरेन बफे भी कहते हैं कि मैंने आज तक ऐसा कोई भी बिजनेस फेल होते हुए नहीं देखा जिसमें कस्टमर्स को डिलाइट यानी खुश करना ओनर्स अपनी प्रायोरिटी समझते हो। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स वॉरेन बफे की स्पीच से, जिन्हें कि मैंने सिंप्लीफाइड तरीके से आपके सामने डिलीवर करने की कोशिश करी है। आई होप कि आप इनसे कुछ नया सीख पाए होंगे और ये आपकी फाइनेंशियल जर्नी में मददगार साबित होंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो सिंपली वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए रेड सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस करें ताकि हमारा ये चैनल ग्रो हो सके। साथ ही ऐसा करने से आपको हमारे चैनल पर डलने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले भी मिलती रहेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। विशिंग यू अ ग्रेट फाइनेंशियल सक्सेस।